हेलो गाइस, मैं प्रभात रंजन आप लोगों का यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म स्वागत करते हैं। आज हम लोग धमाका बैच जो कल मैंने अनाउंस किया था उसी का पहला पार्ट मैंने बताया भी कल था कि अब चलेगा मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं धमाका बैच का। और धमाका बैच इसलिए लाया गया है क्योंकि पीसीएस, कौन सा पीसीएस, यूपी पीसीएस का जो पेपर है 14 मई को है, इसी को देखते हुए धमाका बैच को लॉन्च किया गया था। इसी में आज पहली क्लास जो है, कल इंट्रो क्लास हो चुकी थी और जितने फैकल्टी थे उनका इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज मैं प्रभात रंजन, मैंने दिया है इंट्रोडक्शन आपको अपना। आज हम पढ़ा रहे हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, बातें ज्यादा नहीं। क्लास और टीचर की पहचान उसकी क्लास, उसके मैटर, उसके नॉलेज और बच्चों को कितना गेन करा पाता है उससे होती है। बाकी तो इंडक्शन जानते ही हैं आप लोग। आइए, कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण। अभी तक जो देखा जाएगा प्राचीन भारत में, अभी तक भारत में जो देखा गया है पूर्व मध्यकाल तक घटना है, जिसमें लास्ट में चालुक्य घटना थी। मगर मुसलमान आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण जो बोला जाता है वो प्रथम कब हुआ? क्योंकि ये मुस्लिम जो आक्रमण जो होगा और मोहम्मद गोरी के बाद ये 600 वर्षों तक शासन करेंगे इंडिया पे। जे उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, तो जब ब्रिटिश आएंगे वहां पे तब क्या होगा? शुरू होगा आधुनिक भारत। तो पहला कौन था, कौन आया, पूछा जाता है। अरबी थे या पर्शियन थे या सफावी थे, बताएंगे, सब बताएंगे। शुरू करते हैं। पहला आक्रमण था अरब आक्रमण था हमारे यहां। अरब करने का अर्थ हुआ, जब वर्ल्ड के मैप पे जाएंगे, वर्ल्ड के मैप पे जाएंगे तो अरबियन जो देश है, सऊदी अरब जो बेल्ट है, उसी अरबियन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो पहला आक्रमण कौन करने वाला था, वो कहां का था? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में ये अरबी आक्रमणकारी थे जो इंडिया में आक्रमण करेंगे। और सिंध कहने का अर्थ हुआ पाकिस्तान वाला बेल्ट, सिंध। उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान के रीजन तक में। सिंध में ठट्टा के पास देवल बंदरगाह के पास इनके साथ युद्ध होगा। रावरा का युद्ध होगा। रावरा युद्ध में ये दाहिर को पराजित करेंगे। यानी सिंध का शासक हुआ कौन? दाहिर सिंध का शासक हुआ और इसको रावण के युद्ध में पराजित करेंगे 712 ईस्वी में। यानी अब मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत हो गई। इंडिया में मुस्लिम आक्रमणकारी दस्तक देने लगे उसके दरवाजे पे। अब कहा? ठट्टा के पास, देवल बंदरगाह। ठट्टा पूछेगा ठट्टा कहां है, देवल बंदरगाह कहां है। तो युद्ध कौन सा? रावण युद्ध में दाहिर को पराजित किए थे। सिंध का शासक दाहिर था, उसको पराजित किए थे। किसने किया? तो अरब के आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये हराया गया था इनको। अब सिंध विजय हुआ, सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम किए। तो सिंध विजय की चर्चा कहां मिलती है, पूछा गया प्रश्न है। सिंध विजय की चर्चा जो है ये कहां मिलती है? तो सिंध विजय की चर्चा जो है, दो पुस्तक है, फुतूह उल बुल्दान। इसके राइटर जो थे, अल बिलदुरी नाम था इनका। बुल्दान से याद कर लीजिए, फुतूह उल बुल्दान नाम था और इसका राइटर था अल बिलादुरी नाम था इनका। बिल से याद कर लीजिए। तरीका ये है। दूसरे जो राइटर थे जिन्होंने सिंध विजय की चर्चा की है, चचनामा, ये अली अहमद जो थे अरबी भाषा में लिखे थे चचनामा को। पूछा गया प्रश्न है, चचनामा के राइटर कौन थे? अली अहमद जो है चचनामा लिखे अरबी भाषा में। इसमें सिंध विजय की चर्चा की गई है। किसकी सिंध विजय? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध में दाहिर शासक को हराया गया, उसकी चर्चा की गई है। फिर कूफी, अबू बकर कूफी नाम था। इसी ने चचनामा को फारसी में लिखा था। अरबी और फारसी दो अलग अलग लैंग्वेज है और उर्दू तो है ही। उर्दू को रेख्ता बोलते हैं लोग। तो फारसी में कूफी, अबू बकर कूफी ये थे, चचनामा को लिखे थे किसमें? फारसी भाषा में लिखे थे उन्होंने। यानी कहने का अर्थ हुआ
भारत पे प्रथम सफल आक्रमणकारी मुस्लिम वो थे अब मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रश्न पूछा गया है। सिंध विजय किए थे पहली बार। सिंध विजय करेंगे तो उनकी चर्चा कहां मिलती है? फुतूह उल बुल्दान। और राइटर इसके हुए अल बिलदारी, बिलादुरी बोलते हैं इसको, कहीं बिलादुरी बोलते हैं। ठीक है, नाम से घबराना नहीं है आप लोग को। चशनामा में मिलता है, जिसके राइटर थे अली अहमद और इस अरबी भाषा में था। और कूफी अबू बकर कूफी थे, वो फारसी भाषा में लिखे थे। उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते हैं और 713 ईस्वी में मुल्तान का निकट पाकिस्तान का मुल्तान और सहवाग जो था मुल्तान का सुल्तान बना था, दोहरा शतक मारा था उसमें वहां पे। तो सुल्तान मुल्तान स्वर्ण नगरी में है और ये विजय किए थे मुल्तान पे। ये जब ये कर लिए किन्होंने, मोहम्मद कासिम ने मुल्तान जीत लिया, तो सिंध में उन्होंने क्या किया? सिंध प्रांत था, आज भी सिंध प्रांत है वो, तो उन्होंने जजिया लगाया था। जजिया कहानी बताऊंगा मैं पूरा, कब कौन लगाया, कौन हटाया, लास्ट में कौन समाप्त कर दिया। और उन्होंने वहीं पे सिंध में ही दिहरम, तांबे के सिक्के चलाए थे। दिहरम जो है तांबे का सिक्का प्रचलन था, उसको प्रचलन कराया उन्होंने सिंध में। पूछा नहीं जाता है, कभी पूछ दे तो क्या कीजिएगा, इसलिए मैं बता दिया इसको। सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन भी करवाया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद देखिए, सिंध में उन्होंने 2 नगर बसाया था। सिंध में उन्होंने 2 नगर बसाया था 713 ईस्वी में और 738 ईस्वी में। 731 नॉट 13, 731 में महफूजा नगर बसाया था। 731 में महफूजा और मंसूरा जो नगर था 738 ईस्वी में बसाया था। ये मोहम्मद बिन कासिम की घटना बता रहा मैं। अरबों ने, कौन अरबी? अरबी लोग जो थे, अरबों ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। पंचतंत्र का अनुवाद किया था अरबी भाषा में। अरबों ने अरबी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किया, उसका नाम दिया काला बा दिमना। कहीं कहीं मिलेगा कलीला मा दिमना मिलेगा, ठीक है। कल्ला बा दिमना के नाम से उन्होंने, अरबों ने अरबी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किया था। और फारसी में इसका अनुवाद हुआ है, तो उसका नाम था अनवार सुहेली। अनवार ए सुहेली। फारसी में भी अनुवाद होगा इसका, अनवार ए सुहेली। आगे बताएंगे मुगल काल में जो अकबर थे वो फारसी वो अनुवाद विभाग बनाए थे, उसमें फारसी में अनुवाद भी इसका होगा, तो उसका नाम था अनवार ए सुहेली। उसके बाद मैंने बताया ना कि सर्वप्रथम जजिया जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। प्रश्न पूछा गया है। हिंद जो है, हिंद सिंध का संकलन था। हिंद जो है सिंध का संकलन था। भारतीय और इस्लामी सिद्धांतों की तुलना के आधार पे है। एक बात और मैं बता दूं कि अरबियों ने जो हिंदुस्तान को हिंद कहा है, हिंदू भी कहा है, कहीं कहीं मिलता है, हिंद कहा है और हिंदू भी कहा है। तो यूनानियों ने इसको इंडिया कह दिया। यूनानी इसको इंडिया कहेंगे, भारत को, भारतीय महाद्वीप को, भारत को। अरबी इसको हिंद या हिंदू कहेंगे, कहीं हिंदू मिलता है कहीं कहीं। और ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कह दिया। ईरानियों ने इनको हिंदुस्तान कह दिया। ईरानियों ने इनको हिंदुस्तान, किनको? अरे मेरे देश भारत को हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है। एक विद्वान है बुलजेल हेग, पूछा नहीं गया है, मुझे आजकल प्रश्न की तरीके बदल गए हैं यूपी में। किसी विद्वान को कोट करना और पूछना कि ये जो स्टेटमेंट है किस विद्वान का है, तो मुझे मिल गया तो मैं बता दूंगा आपको। बुलजेल हेग जो थे, उन्हीं के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग जो है, अरबों द्वारा सिंध विजय भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र है। उन्होंने कहा है, इनके कथन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुलजेल हेग ने कहा कि अरबों द्वारा सिंध विजय भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र है। ठीक है। उसका
अब आगे चलेंगे। अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था भाई? किस उद्देश्य से अरबी लोग इंडिया पे आक्रमण करते हैं? भारत सोने की चिड़िया थी इसलिए नहीं? देखिए क्या था इनका उद्देश्य, जो था धार्मिक कारण था, यानी इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का उदय हुआ था, तो जो इस्लाम का उदय नया था तो इनका प्रसार भी करना था। पहला उद्देश्य, पूछेगा प्रश्न में तो क्या कीजिएगा? आर्थिक कारण, भाई लूटपाट करना भी इनका उद्देश्य था कि ताकि लूटपाट करेंगे, पैसा लेके आएंगे तो शासन भी चला लेंगे। तीसरा व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण नहीं था इन लोगों का। ये दो कारण थे कि धार्मिक और आर्थिक कारण। इसके कारण ही इन्होंने क्या किया कि अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद अरब के आक्रमण के बाद यानी भारत पे प्रथम सफल आक्रमण जो रहा वो किसका रहा? मोहम्मद बिन कासिम का, अरबों के लोगों का। अब है तुर्क आक्रमण, एक नया हेडिंग है तुर्क आक्रमण। इसके बाद जो है आक्रमण का सिलसिला जारी रहा, किसमें? मुस्लिम आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। इसीलिए आज क्लास जो चल रहा है वो भारत पे मुस्लिम आक्रमण का क्लास चल रहा है, और कब कौन किसने आक्रमण किया था। क्योंकि लास्ट दिखाई देगा मोहम्मद गोरी जो है, इसके बाद आक्रमण बंद हो जाएंगे और बाकी लोग लौट जाएंगे, और मोहम्मद गोरी ने यहां सत्ता स्थापित कर दिया 1206 ईस्वी में, मैं बता रहा हूं, और 600 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। जब जोड़ लेंगे तो 1806। देखा जाए तो 707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल का चलन रहा है, और 803 ईस्वी में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश जो भारतीय कंपनी थी और गवर्नमेंट द्वारा फाइनली मुगल बादशाह को समाप्त कर देता है और अपने नाम से सिक्के ढालने लगते हैं। यानी 1206 के बाद मुस्लिम आक्रमणकारी रहेंगे, और ये चलेगा। इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल 1206 के बाद, और ये पानीपत का युद्ध जब होगा 1526, इस समय तक दिल्ली सल्तनत का जो है दारोमदार रहेगा। इसके बाद 1526 के बाद जब बाबर जीत जाता है, बाबर की जीतने के बाद ये चलेगा मुगल काल के रूप में दिखाई देगा। सब पढ़ाएंगे। तो शुरू कब हुए? 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी लोग आए, शासन नहीं किया इन्होंने, आया धर्म का प्रसार किया, पैसा लूटा और चले गए यहां से। दूसरा जो आएंगे तुर्क आक्रमणकारी जो आएंगे, कौन है? तुर्क आक्रमणकारी। और तुर्क आक्रमणकारी में जो है गजनी वंश, गजनी वंश या यामनी वंश बोले इसको, गजनी वंश बोले या यामनी वंश बोले। भाई इस वंश की स्थापना कौन एस्टेब्लिश किया था? इस वंश को, इस वंश की स्थापना एस्टेब्लिश जो किए थे वो अल्तबगीन बोलते हैं इसको। अल्तबगीन पूछा गया है कि गजनी वंश के स्थापना किसने किया था, तो अल्तबगीन किया था। यानी यामनी वंश कहिए, गजनी वंश कहिए। तो इस वंश की राजधानी कहां थी? गजनी। अरे गजनी, वो गजनी मत एक सोच लेना, गजनी मूवी तो आई थी ना एक, वो गजनी मत समझ लेना, ये गजनी वंश है, ये गजनी की मैं बात कर रहा हूं मैं। चलिए आगे। इस तुर्क आक्रमणकारी जो भी थे तुर्क आक्रमणकारी जो आए, इनका उद्देश्य था यहां पे वही लूट माट करना और धर्म प्रचार। धर्म प्रचार के इस्लाम धर्म का नया उद्भव हुआ था, तो इस्लाम का प्रसार करना बहुत जरूरी था, इसलिए आए, धर्म प्रचार भी किए और लूटपाट किए इन्होंने। ठीक है। गजनी वंश के पुत्र या दामाद कहें इसको, दामाद या पुत्र थे कौन? पहले गुलाम थे, इन्हीं के गुलाम थे ये लोग। किसके? अल्तबगीन के गुलाम थे ये लोग। सुब्तगीन था इनका नाम, सुब्तगीन, सुब्तगीन था इनका नाम। और इनके दो पुत्र हुए, सुब्तगीन के दो पुत्र हुए। एक छोटा पुत्र हुआ इस्माइल, ये दो पुत्र हुए, छोटा पुत्र का नाम था इस्माइल। इस्माइल सर बोलेंगे सर आप कहानी क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए यहीं से सवाल निकलता है। इस्माइल, इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया इसने सुब्तगीन ने। और इसका एक बड़ा पुत्र हुआ मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, इसने गजनवी वंश की नींव डाल दी।
गजनवी वंश की नींव डाली और मोहम्मद बिन कासिम के बाद यही मोहम्मद गजनवी भारत पे आक्रमण करेगा। ये और एक दो बार नहीं, टोटल मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग, 17 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गजनवी, 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। इसलिए मैं इतनी कहानी बता रहा हूं। तो बड़े पुत्र मोहम्मद गजनवी थे, गजनवी वंश की स्थापना कर डाला। जन्म नहीं पूछेगा, मतलब जान लीजिए जन्म, इनका जन्म जो हुआ था 971 ईस्वी में हुआ था। 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये उसके बाद वही बताया मोहम्मद गजनवी द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया गजनवी वंश की स्थापना की गई और इन्होंने भारत पे आक्रमण करना शुरू किया भाई। उसके बाद इनके दरबार में बहुत से विद्वान थे और जो भी आक्रमण किए उसके बारे में जानकारी कहां से मिली, एक एक बताता हूं मैं करके। तारीख यामिनी ये ग्रंथ है जो लिखे थे, राइटर भाई इनके कौन थे, वो उतबी थे। उतबी इन्होंने चर्चाएं की हैं, पूरी चर्चाएं की हैं। और ये महमूद के दरबार में, महमूद मैंने कहने का तो मोहम्मद गजनवी की बात मैं कर रहा हूं, महमूद के दरबार में इतिहासकार थे, उन्होंने तारीख यामिनी नामक किताब लिखा है। ठीक है। और इन्होंने उपाधि ली थी मोहम्मद गजनवी ने यामिनी उद दौला, एक उपाधि ये थी इनकी यामिनी उद दौला, और दूसरी उपाधि जो थी इनकी वो थी यामीन उल मिल्लाह। आमीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह इनकी दूसरी उपाधि थी। मोहम्मद गजनवी की उपाधि थी यामिनी उल दौला और दूसरी उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह। ये दो उपाधि पूछा गया प्रश्न है, इनकी उपाधियां कौन सी थी ये मैं बताया आपको। उसका ये आक्रमण शुरू करते हैं भारत पे। तो इनका जो प्रथम आक्रमण था, अटैक जो किया इंडिया पे, प्रथम अटैक जिनका जो था, प्रथम अटैक इनका था, आक्रमण हिंदुशाही वंश के शासक हिंदुशाही वंश पे था। ठीक है, 1000 करीब देखिए, प्रथम 1000 करीब। और इस शासक कौन था? जयपाल शासक था और बेचारा हार गया और चिता में जलकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद जयपाल के बाद आनंदपाल। पूछा गया प्रश्न है कि प्रथम आक्रमण जब किए थे तो शासक कौन था? हिंदुशाही वंश के शासक थे जयपाल, जो हार गए और अब चिता में जलकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद इनके पुत्र आनंदपाल बैठा और इसने संघर्ष जारी रखा। यानी उस समय आप हिंदुशाही वंश के बारे में जान लीजिए। हिंदुशाही वंश के बारे में, हिंदुशाही वंश जो थी उसकी राजधानी थी पहले काबुल, और बाद में उदय भंडपुर हो गया था इनका। यानी ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाला बात मैं कर रहा हूं। और काबुल यहां कौन सा? अफगानिस्तान के काबुल की बात कर रहा हूं। तो हिंदुशाही वंश था, वहां राजधानी पहले थी इनकी काबुल थी, बाद में इन्होंने राजधानी बदल के उदय भांडपुर या उदय भंडपुर कर दिया था इन्होंने। तो मोहम्मद का भारत पे आक्रमण पड़ा रहा 1000 ईस्वी में रहा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने सुलेमान की उपाधि धारण की थी। सुलेमान की और हमने बताया कि दो उपाधियां इनके भी जस्ट बताया, यामिना उद दौला और मालिका उल मिल्लाह उनका उपाधि था दूसरा। उसके बाद और उपाधि था भाई, ऐसा कैसा उपाधि नहीं था। बूथ सिकन यानी मूर्ति भंजक और गाजी की उपाधि विधान किया था उन्होंने। बुद्ध सिकन, मूर्ति भंजक और गाजी, मूर्ति भंजक और गाजी की उपाधि विधान किया था। टाइटल इनका ये था, कौन सा टाइटल था? गाजी का टाइटल, बुद्ध सिकन टाइटल और मूर्ति भंजक का टाइटल था। मोहम्मद गजनवी के पूर्व में देखेंगे एक सवाल और आ गया था यहां पे कि मोहम्मद गजनवी के पूर्व भी सुब्तगीन जो अल्लबगीन का दामाद था 988 ईस्वी में जयपाल पे हमला किया था और मगर जयपाल को हरा नहीं पाया, इसलिए संधि करनी पड़ी थी उनको। मोहम्मद गजनवी जो था
जब जयपाल पे आक्रमण किया हिंदुशाही वंश पे, तो बेचारा जयपाल हार गया और चिता में जल के आत्महत्या कर ली। इसके बाद इसका पुत्र आनंदपाल बैठा और वो संघर्ष जारी रखा था। अब हम बताएंगे कि 17 हमले किए थे उन्होंने, 17 बार आक्रमण। पूछा गया प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किए थे, तो 17 बार। ये उल्लेख कहां मिलता है इसका? तो इसका जो उल्लेख मिलता है हेनरी एलियट द्वारा दिया जाता है। इसका उल्लेख किया जाता है कि 17 बार आक्रमण किया था। विदेशी इतिहासकार थे, उन्हें बताया है इन्होंने, हेनरी एलियट। ठीक है, अब 17वां आक्रमण को तो बता नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताता हूं आपको। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही चर्चा करता हूं, देख लीजिए आप। पहले हिंदुशाही वंश, उसके बाद उसने 1004-5 में मुल्तान पे आक्रमण किया। मुल्तान पे 5 में भटिंडा पे आक्रमण किया। 1004-5 में मुल्तान पे, 5 में भटिंडा पे, 6 में नगरकोट पे। नगरकोट, कश्मीर नगरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नगरकोट हिमाचल प्रदेश में नगरकोट मंदिर भी है, उसमें कश्मीर का बेल्ट था, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 14 में थानेश्वर, हरियाणा। 16-17 में मथुरा कन्नौज। 16-17 में 16 से 18 कर सकते हैं, कहीं 17 मिलता है। मथुरा और कन्नौज, मथुरा यूपी में और कन्नौज भी यूपी में। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है यूपी में, और मथुरा में वृंदावन जो है मथुरा में है। उसका 19-20 भी है। 19-20 में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया था। चंदेलों पर आक्रमण किया था 19-20 में। चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। और विद्याधर जो था यहां उसमें शासक था, विद्याधर शासक था इसका। चंदेलों पर आक्रमण 1920 में, और विद्याधर क्या था, शासक था इसमें। उसके बाद जो घटना जानते ही हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटेगा, ये बार बार लूटेगा। 24-25 में सोमनाथ मंदिर को लूटा और सोने की चिड़िया कहने वाला इंडिया को दबा के लूटा इन्होंने, और इसको तहस नहस कर दिया। और सोमनाथ जो है वर्तमान में उस समय भी था, गुजरात में है, अरबियन सी के तट पे है गुजरात में। वेरावल बंदरगाह के आसपास पड़ता है इसका। वेरावल बंदरगाह एकदम अरबियन सी के तट पे है, और आज की डेट में पूरे सोने की मूर्ति बनी हुई है। जाएंगे आप तो फोटो लेना अलाउ नहीं है वहां पे, मैं गया हूं, मैं फोटो लेना अलाउ नहीं है। पूरे कैंपस के अंदर ही मोबाइल अलाउ नहीं है, और पूरी सोने की मूर्ति बनी हुई है। अरबियन सी जस्ट पीछे है, अरबियन सी के फवारे जब मंदिर के आसपास तक आते रहते हैं। ये सोमनाथ, और जब सोमनाथ लूट लिया गया, तहस नहस कर दिया गया, तो इसके आगे जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा, बताऊंगा मैं भी। और इनका लास्ट आक्रमण जो रहा 1027 ईस्वी में, यानी 1000 में शुरू किया और 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। जाटों के प्रति आक्रमण था, जाटों के विद्रोह। जाट लोग विद्रोह कर दिए थे। कौन जाट? यूपी बिहार में जो मिलते हैं, बिहार में नहीं, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जाट अधिक मिलते हैं। तो उस जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था इनका। इतने आक्रमण किए उन्होंने, 17 बार आक्रमण। हेनरी एलियट इसका जिक्र करता है इसका। आइए, हमने कहा ना सोमनाथ को 24% लूटा, उसके बाद इस स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि तहस नहस कर दिया सोमनाथ को इसने। तो भीम प्रथम, फिर उसके बाद जो कुशासक हुए, इसका जीर्णोद्धार कराया था, रीडेवलपमेंट की काम किया था उन्होंने, वो था भीम प्रथम। दूसरा था कुमारपाल टू। रामचंद्र देव गुजरात के शासक, जब मिलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय गुजरात के शासक थे, उस समय रामचंद्र देव थे, ये भी इसके जीर्णोद्धार के काम किए थे। और आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने भी बहुत काम किया जीर्णोद्धार के लिए। और वर्तमान में मोदी जी ने इसके जीर्णोद्धार के लिए पैकेज की घोषणाएं कर डाली। और पिछले साल ही यूपीएससी प्रश्न पूछा इस पे, 21 में ही, ये 22 में प्रश्न पूछा, 22 में प्रश्न था, 21 में मोदी जी ने इसके लिए पैकेज की घोषणा कर डाली और वहां गए, उद्घाटन किए बिलावल बंदरगाह के आसपास। इसलिए सोमनाथ के बारे में एक यूपीएससी ने प्रश्न ही पूछ डाला इसने। तो ऐसा नहीं है कि यूपी नहीं पूछेगा, यूपी भी पूछ देगा। ठीक है, सोमनाथ की घटना ही है। फिर मोहम्मद जो था, सिर्फ वो लुटेरा नहीं था, सिर्फ आक्रमण नहीं किया, उसके दरबार में विद्वान भी रहते थे जिन्हें किताबें लिखी और जिनके माध्यम से पता चलता है कि आक्रमण कब की और कैसे की उन्होंने। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे, उसमें फेमस राइटर था, इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी, उनकी बुक जो थी किताबुल हिंद क्या थी? किताबुल हिंद थी किताब। दूसरे तो इतिहासकार थे, मैंने बताया जस्ट, तारीख यामनी या किताबुल यामनी जो था, उतबी इतिहासकार थे इनके दरबार के। उन्होंने ये संरक्षण भी दिया था इनको, साथ में लेके चलते भी थे, संरक्षण भी दिया था इनको। उतबी, इनकी किताब का नाम था किताबुल यामनी या तारीख उल यामनी था। उसके बाद फिरदौसी ये भी थे इनके दरबार में। शाहनामा लिखा था उन्होंने, शाहनामा। पूछा जाता है, सब किताबें रट लीजिएगा, पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा गया। यूपी में तो मैच करने को देता है, हमारी यूपी में मैच करने को देता है। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, कहां? यही है, 3 बार बोला था। बहाकी है, फारूकी भी विद्वान था इनके दरबार में। उसके बाद था असवादी बोलते हैं, असवादी। उसके बाद असवादी के बाद है फराबी विद्वान था इनके दरबार में। असवादी, फराबी, तूसी, कहीं तूसी मिलता है, तूसी। ये खुरासन का विद्वान था, खुरासनी विद्वान था, तूसी। उसके बाद है एक उजारी जो है फारसी विद्वान था, कवि था ये, फारसी कवि था ये, फारसी कवि उजारी था, फारसी कवि उजारी। इतने विद्वान जो है इनके दरबार में थे और ये संरक्षण दिया था इन्होंने। अब एक चीज और मैं बता दूं, यहीं पे पीछे थोड़ा चलता हूं मैं, अलबरूनी के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेता हूं, क्योंकि अलबरूनी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे आइए, अलबरूनी पहला विद्वान था, मुस्लिम विद्वान था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। यूपी में पूछा गया प्रश्न, पुराणों का अध्ययन किया था। इसके किताब का नाम था किताबुल हिंद, और ये किताब था तहकीक ए हिंद। ये किस भाषा में था? ये था अरबी भाषा में, तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में था। और इस किताब का ट्रांसलेट भी हुआ था, यानी एडवर्ड सांची जो है, एडवर्ड सांची, वो अंग्रेजी में इसका क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। एडवर्ड सांची अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करेगा और रजनीकांत शर्मा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको। हिंदी में किसको? तहकीक हिंद को हिंदी में। इसके अलावा अलबरूनी के बारे में सुन लीजिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला था, और इसने ऐसा नहीं कि पुराण की संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। इसने खगोल विज्ञान, भूगोल, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, हर टाइप की किताब, तर्कशास्त्र, गणित, हर टाइप की किताबों का अध्ययन किया और हर टाइप की किताबों का नॉलेज था इसको। पूछा गया प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन जो करने वाला था वो कौन था? अलबरूनी था। और हर संस्कृत का अध्ययन तो किया ही, हर विषय में विशेषज्ञ था वो। खगोल शास्त्र हो,
चिकित्सा शास्त्र हो, गणित हो, धर्म हो, तर्कशास्त्र हो, सब में ये बहुत फेमस था ये। ठीक है। उसके बाद ये बैहाकी जो था, बैहाकी एक किताब लिखा था, उसका नाम था तारीख ए सुबतगीन, तारीख ए सुपतगीन, तारीख ए सुपतगीन। और लेनिन ने इसको पूर्वी पेपस कह दिया। इसको लेनिन ने इसको पूर्वी पेपस की। लेनिन जो था लेलपून, ओफ लेनिन नहीं लेलपून, लेनिन वो नहीं, रूस वाला लेनिन नहीं, लेलपून विद्वान था। इसने पूर्वी पेपस की उपाधि दे डाली इसको भाई, पूर्वी पेपस की उपाधि दे डाली इसको। किसको? बैहाकी को। ठीक है, चलिए इतनी तो बातें रही, अब आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने एक सिक्का चलाया था। सिक्के के ऊपरी भाग पे दो भाग थे। ऊपरी भाग पे अरबी भाषा में, ऊपरी भाग पे अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, अरबी भाषा में, और दूसरे भाग पे संस्कृत भाषा में, देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इससे पता चलता है कि वो भारत पे आक्रमण किए थे। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। और इसी सिक्के के मध्य भाग में चांदी के सिक्के थे, ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। इसके सिक्के के मध्य भाग में देखिए लिखिए, गलती हो गया, अबैतकेम मोहम्मद अवतार श्री अवतार निरुपति मोहम्मद नाम था इसका। अबैतकेम मोहम्मद अवतार श्री, क्या नाम था? निरुपति मोहम्मद, ये सिक्के के मध्य भाग पे लिखा हुआ था और लाहौर से जारी किया गया था। यह सिक्का कहां से? लाहौर से जारी किया गया। मोहम्मद गजनवी का सिक्का चांदी के सिक्के थे, जिसमें उसकी उपाधि संस्कृत भाषा में मध्य भाग में लिखा हुआ था, अबैतकेम मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद, अबैतकेम मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद, ये लिखा हुआ था इस सिक्के पे संस्कृत भाषा में। तो मोहम्मद के सिक्के जो थे, मोहम्मद गजनवी के सिक्के, उस पे कलमा संस्कृत भाषा में भी खुदा हुआ था। इसे पता चलता है कि उसने भारत पे आक्रमण किया था। और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और फाइनली 27 में तो लास्ट आक्रमण किया ही था। उसके बाद 1030 में इसकी मोहम्मद हो जाती है और गजनी में ही इसको दफना दिया था, यानी गजनी में दफनाया जाता है। और मतलब इसका मकबरा जो होगा गजनी में होगा। अब आइए मोहम्मद बिन शाम। इसके बाद तुर्क आक्रमणकारी एक मोहम्मद गोरी होंगे, जिनको मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी यानी मोहम्मद बिन शाम, इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। मोहम्मद गोरी, तुर्की मोहम्मद गोरी या मोहम्मद शाम तुर्की वंश के, तुर्की के ससबनी वंश के, ससबनी वंश के थे। ये किस वंश के थे? तुर्की के ससबनी वंश के थे ये लोग। इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य, बाकी सबका उद्देश्य तो था धर्म प्रचार करना, लूट मार करना, मगर इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। किनका? मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। तो भाई क्योंकि उधर जिस क्षेत्र में थे, उस क्षेत्र में बार बार लड़ाई झगड़े होते थे, साम्राज्य विस्तार के चक्कर में इंडिया की तरफ आए। तो उन्होंने फर्स्ट आक्रमण जो किया था, फर्स्ट अटैक जो था इनका भारत की तरफ, भारत में 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया था। सब खैबर दर्रा पास करते हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान में, खैबर दर्रा पाकिस्तान वाला खैबर दर्रा जो है, इसको पास करके मुल्तान पे आएंगे और फर्स्ट अटैक किए थे उन्होंने मुल्तान पे। और किसके खिलाफ था? सिया कर्मार्थियों के खिलाफ था, सिया कर्मार्थियों के विरुद्ध था। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना है, उसी पे चर्चा मैं कर रहा हूं अभी। तो सिया कर्मार्थियों के विरुद्ध था फर्स्ट अटैक मुल्तान पे, मुल्तान। उसका 1178 ईस्वी में अहिलवारा पे,
अहिलवारा का युद्ध करता है, अहिलवारा का युद्ध करता है, जिसमें मूलराज द्वितीय शासक उसमें कौन था? मूलराज द्वितीय था। और नेतृत्व कौन कर रही थी? उसकी मां नायिका देवी नेतृत्व कर रही थी। मां नायिका देवी उसकी नेतृत्व कर रही थी। और सेनापति था भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय का सेनापति था भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गोरी को हराया। मोहम्मद गोरी को हराया इसने, क्योंकि ऑलरेडी पीआरसी पृथ्वीराज चौहान को भी 1182 में हराएगा। ये अहिलवार के युद्ध में मूलराज द्वितीय वहां का शासक था, अहिलवार का। गुजरात के अहिलवार की बात करता हूं, सोलंकी अहिलवार वाला बात। उसमें मूलराज द्वितीय शासक था, उसकी नेतृत्व कर रही थी मां नायिका देवी। और उसका जो सेनापति था, किसका सेनापति? मूलराज द्वितीय का जो सेनापति था वो था भीम द्वितीय। उसने मोहम्मद गोरी को हराया। मोहम्मद गोरी की हार। ठीक है, भारत में प्रथम हार मोहम्मद गोरी की। उसके बाद मोहम्मद गोरी 1179 में पेशावर का विजय किया। पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर को विजय किया। पेशावर का विजय किया मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खराजिम को पराजित किया। खराजिम पंजाब के शासक जो थे खुसराओ, 1186 में खराजिम पराजय किया। अब देखिए अब क्या है इसमें कि मिटाउन, ये मिट गया। और मिटने के बाद ये अब लिखा जाएगा इससे। 1186 ईस्वी में पंजाब पे जो था, पंजाब का शासक था खुसराओ, उसको हराकर और पंजाब पे अधिकार कर लेगा। पंजाब करने का अर्थ हुआ वर्तमान में बिहार मुंह से निकल जाए, सॉरी, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब वाला बात मैं कर रहा हूं। खुसराओ को हराया और पंजाब के शासक खुसराओ को हरा के पूरे पंजाब पे अधिकार कर लिया। उसके बाद ये जो होगा फिर इसके बाद अब आएगा, ये आगे बढ़ेगा। और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या होगा? पराजय होगा मोहम्मद गोरी का। किससे? पीआरसी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड। पीआरसी यानी पृथ्वीराज चौहान या पीआरसी पृथ्वीराज थर्ड से ये हार जाएगा। दिल्ली के तोमर के शासकों के बाद है, ये हारेगा ये। और फिर 1192 इसमें लौट के आएगा और तराइन के दूसरे युद्ध में ये मोहम्मद गोरी विजय होगा और पीआरसी को हराएगा। दोनों युद्ध में पीआरसी जो है शामिल था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये सब जानते हैं, कॉमन चीज है क्या। उसके बाद ये 1193 ईस्वी में जीतने के बाद 1193 ईस्वी में दिल्ली को बनाएगा राजधानी। कौन? मोहम्मद गोरी दिल्ली को बनाएगा राजधानी। जब ये युद्ध हो रहा था, कब? तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, तो उसमें सेनापति था गोविंद राय। दिल्ली के शासक, इसको खांडोराव बोलते थे फारसी लेख द्वारा। किसके तरफ सेनापति थे? गोविंद राव। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो सेनापति थे गोविंद राय थे। और दिल्ली के शासक ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इसको कहते हैं खांडोराव कहते हैं, फारसी लेख द्वारा कहा गया है। ये बात कैसे स्पष्ट होगा कि तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी उसके साथ क्या किया? तो कुछ विद्वानों ने अपने किताब में यानी राइट किया, किताब को लिखा, उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि पृथ्वीराज के साथ उन्होंने क्या किया। जैसे मिनहाजुद्दीन सिराज जो था, तबकाते नासरी, किताब का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है मैच करने को। मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब था तबकाते नासरी, उसमें कहा कि पृथ्वीराज को तुरंत मार दिया। उनके अनुसार, मिनहाजुद्दीन सिराज के अनुसार कहा कि तबकाते नासरी की किताब का नाम था, उसमें कहा कि अकॉर्डिंग टू तबकाते नासरी पृथ्वीराज ने उसको तुरंत मार दिया। हसन निजामी एक राइटर थे, उन्हें किताब लिखा ताजुल मासरी। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू ताजुल मासरी, पीआरसी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर ले गया
और कुछ समय तक गोरी के नियंत्रण में शासन किया। गोरी के नियंत्रण में शासन किया, ये कह रहे हैं हसन निजामी साहब, कह रहे हैं हम। पीआरसी के शासन की पुष्टि कैसे होती है? कैसे कहेंगे कि पीआर का शासन चलता रहा और अजमेर की तरफ? तो इसकी पुष्टि होती है सिक्कों के माध्यम से। एक सिक्का था कि एक ओर लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर चौहान घुड़सवार और श्री मुल्तान मोहम्मद शाम अंकित है। इस सिक्कों से स्पष्ट होता है कि पीआर का शासन चलता रहा। एक कंट्रडिक्शन का विषय है, इस कंट्रडिक्शन में जाना नहीं है, प्रश्न नहीं पूछाता है। मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को कि किस विद्वान के हिसाब से, क्योंकि इनकी किताब का नाम मुझे बताना था, इसलिए इनके हिसाब से मैंने बता दिया कि हसन निजामी की किताब था ताजुल मासरी। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि पीआरसी को बंद बना के अजमेर ले गया। अजमेर कौन? राजस्थान का अजमेर, जहां दरगाह भी है, वहां ले गया और वहां कुछ दिन तक नियंत्रण में शासन किए उन्होंने। मगर शासन की पुष्टि कैसे होती है? तो एक सिक्के मिले हैं, इसकी एक और लक्ष्मी की आकृति है और दूसरी ओर चौहान घुड़सवार और श्री मुल्तान मोहम्मद शाम की अंकित है। चलिए, इस कंडीशन में नहीं रहना है। फिर बीरू विध्वंस के अनुसार, एक बीरू विध्वंस के अनुसार मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में शासन किया और संस्कृत ग्रंथ गजनी वंश, हाँ संस्कृत ग्रंथ में, ये संस्कृत ग्रंथ है बीरू विध्वंस, ये संस्कृत ग्रंथ है विरुद्ध विधि विध्वंस। इसमें इसके अनुसार जो है मोहम्मद गोरी के नियंत्रण में शासन किया। और इसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्या बोले थे भी, संसवनी वंश की स्थापना कर डाली। संसवनी वंश, ये सब गजनी वंश वाले थे। संसवनी वंश मोहम्मद गोरी, गजनी वंश के बाद संसवनी वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। इन्होंने अटैक जो किया लास्ट, सबसे लास्ट जिसको अंतिम शासक को मारा वो खुसरो मलिक था। खुसरो मलिक, लास्ट अटैक खुसरो मलिक, ठीक है। और कब? ये पंजाब में ही 1186 में लास्ट अटैक खुसरो मलिक खिलाफ किया था। और खुसराव जो मिलते हैं लास्ट अटैक जो, और डिफेटिंग खुसरो मलिक इन लास्ट अटैक, किनके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। उसके बाद 92 की उत्तरायण के बाद चंदावर का युद्ध भी होता है। चंदावर का युद्ध भी होता है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। और जयचंद और पृथ्वीराज की कहानी तो जानते ही आप लोग। जयचंद और पृथ्वीराज आपस में दुश्मनी पाले हुए थे। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गोरी ने हराया था, जयचंद को हराया था, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट अटैक मोहम्मद गोरी का कौन सा हुआ? सबसे लास्ट अटैक सिंध में खोखरों के विरुद्ध हुआ, जहां इन्हें इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त भी कर दिया था इन्होंने। किसको? इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त भी कर दिया था। 1205-6 में मोहम्मद गोरी की लास्ट अटैक था, वो था सिंध के खोखरों के विरोध था और इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। ये लास्ट अटैक था इनका। और 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है और गजनी में इनको दफना दिया जाता है। गजनी में इनको दफना दिया जाता है। आया समझ में? इतनी बातें मुस्लिम आक्रमण का था, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का जो टॉपिक था, इतनी बातें थी। पहला अरबी आक्रमण, फिर तुर्की करेंगे। अरबी में मोहम्मद कासिम पहला आक्रमण करने वाला, फिर मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी। सिंध पे किसका शासक था? ठट्टा पे कौन था? सबने बताया। अब देखिए प्रश्न पे, देखिए यूपी के प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ? तो आप तो देख के ही मारेंगे 712 ईस्वी में। सिंध, ठट्टा के सिंध की बात कर रहे हैं। देवल बंदरगाह के पास रावरा युद्ध किया, जिसमें दाहिरा को हराया इसने। दाहिरा शासक था, दाहिरा को हराया था इसने 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा इसमें गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का बताइए, ये कौन था? अल्तबगिन था। और अल्तबगिन का दामाद सुब्दगिन हुआ और उसी का बेटा हुआ मोहम्मद गजनवी, जिसने गजनवी वंश की नींव डाल दी इसने। और इस्माइल इसका छोटा पुत्र था, जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया था इसने।
मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने कायरत किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो याद है ना, भीम द्वितीय वाला कहानी। कौन भीम द्वितीय? देख लीजिए आप लोग, आइए देखिए कहां गए मोहम्मद गोरी जी भाई। 1178 ईस्वी में अहिलवारा की युद्ध में भीम द्वितीय राजा था, उसकी मां नेतृत्व कर रही थी और इसका सेनापति भीम द्वितीय था, मुल्लाज द्वितीय। इसने हराया था इसको, किसको? मोहम्मद गोरी को। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? याद है ना, मोहम्मद गजनवी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गजनवी, और गोरी ने तो लक्ष्मी की आकृति जारी की थी ना, जो अभी बताएं पीआरसी के शासन का, लक्ष्मी की आकृति। निम्नलिखित नामों के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट सजाएं। सबसे पहले कौन इसमें किया? तो गजनवी आया, फिर मोहम्मद गोरी आएंगे, फिर चंगेज खां इल्तुतमिश में आया था 1221 में, चंगेज खां, और तैमूर 1398 ईस्वी में, जब उसमें उसके बाद खिज खां शासन करना शुरू किया। ये था ना। और लक्ष्मी की आकृति वाली जो फोटो मिली है, फोटो सिक्के जो मिले हैं, वो है मोहम्मद बिन साम, जिसपे लिखा मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पे लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। देख रहे हैं, ये प्रश्न यूपी के फेमस प्रश्न जो मैंने यहां पे लिखा है। अब बताइए, इससे आप बताइए, ये भी प्रश्न गलत होंगे? नहीं होंगे। और इससे बाहर भी प्रश्न नहीं आएगा। इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, कुछ राइटर और उसके विद्वान, मतलब कुछ बुक है उनके विद्वान के नाम बताए हमने, उससे भी प्रश्न फंसते हैं बनते। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आक्रमण तो कर दिए इन्होंने, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इतिहास का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हर टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं, और बच्चे मध्यकालीन भारत ही छोड़ के भागते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। मैं इंटरेस्ट जगाना है, क्योंकि अब ट्रेंड जो है मध्यकालीन भारत की तरफ जा रहा है ट्रेंड। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।